पर बनी थी सहमति। केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार केरल में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, लेकिन 9 जून से आम लोगों को मिलेगा प्रवेश। महाराष्ट्र में और इवन फॉर्मूले के तहत खुली दुकानें। जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में शुरू हुआ कामकाज। एयर इंडिया में वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के लिए 22,000 से अधिक सीटें बुक। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के चुनिंदा मार्गों पर कल शाम से शुरू हुई बुकिंग। मिशन के तहत 1 लाख से अधिक भारतीय 454 उड़ानों के जरिए स्वदेश लौटे। INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आ रहा है भारत। कृषि सुधारों के लिए 2 अध्यादेश जारी। किसानों को पसंद के बाजार में उत्पादों को बेचने की मिली छूट। और भारत में कोविड-19 के 1,15,942 सक्रिय मामले, 1,14,072 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। दुनिया भर में कोविड-19 से 66 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित और करीब 4 लाख की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए आज भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जो लेह में स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे हैं। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर में मालदो में सीमा कर्मी बैठक स्थान पर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय पक्ष पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में यथास्थिति बहाल रखने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से बनाए गए अस्थायी शिविरों को हटाते हुए तनाव में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। पिछले महीने गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया था कि भारतीय सेना पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगी। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। और इससे पहले कल भारत चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें भारत की तरफ से संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। कल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध और मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता लाई जाएगी। दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं बनने देने पर भी चर्चा हुई। और भारत चीन की बैठक के बीच भारतीय सेना की ओर से एक बयान जारी किया गया है। भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी अधिकारी भारत चीन सीमा क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। सेना की ओर से सलाह दी गई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच मौजूदा गतिरोध को लेकर मीडिया को अटकलों के आधार पर आधारहीन रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए और कहा कि इस स्तर पर इन बैठकों के बारे में अटकलें लगाना या आधारहीन रिपोर्टिंग करना सहायक नहीं होगा।
और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सुधीर, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय और चीनी अधिकारी भारत चीन सीमा क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए राजनयिक माध्यमों से बात कर रहे हैं। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए आंचल, अगर बात करें मीटिंग की तो मीटिंग चल रही है। हालांकि उसके जो डिटेल्स हैं उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर किन मामलों में चर्चा हुई है। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, जो ताजा घटनाक्रम पेट्रोलिंग के दौरान जो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, उस स्थिति से निपटने के लिए ये बातचीत हो रही है। और इसमें भारत जो है वो ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी ये बात कही गई है कि भारत अपना पक्ष है वो चाइनीज जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनके सामने रखेगा और ये मांग करेगा कि जो अप्रैल से पहले जो स्टेटस को की स्थिति थी, अप्रैल से पहले दोनों सेनाएं जिस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही थी उस चीज को बहाल किया जाए। आंचल, और साथ ही जिस तरह से सेना की तरफ से अभी बयान जारी किया गया है सुधीर की, जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म किया जा रहा है इस तरह की बैठक को लेकर, तो आधारहीन रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए अभी हमें थोड़े दिन पहले ही रिकॉल करना होगा जब कई सारे संचार माध्यमों के जरिए खबर आई थी कि कुछ भारतीय सैनिकों को जो चीनी सेना है उसने डिटेन कर लिया है। फिर कैटेगोरिकली इस चीज का खंडन आया था, सेना की तरफ से इसका खंडन किया गया था। डीडी न्यूज ने इसको प्रमुखता से बिल्कुल छान दिया था। खासतौर पर हमने इस चीज को पूरी तरह से दिखाया था, ये भी क्लियर स्पष्ट किया था उस वक्त भी और अभी भी सेना की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि कोई अटकलों के आधार पर आप रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि कई बार ये असल एक चीज समझने की है कि ये मसले बहुत संवेदनशील हैं। जो सीमा पर जो स्थिति है, जो दोनों सेनाओं के परसेप्शन में, जो एलएसी के परसेप्शन में डिफरेंस है और कई बार ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं है कि जब दोनों जो सेनाएं हैं वो पेट्रोलिंग के दौरान एक दूसरे के सामने है। ऐसी स्थिति कई बार पहले भी आ चुकी है और एक मैकेनिज्म इसके लिए पहले से निर्धारित है कि उसके जरिए इस तरीके की बातचीत होगी। और पहले भी जब आजकल हमें याद होगा कि जो दोनों देशों की जो टॉप लीडरशिप है वो दो इनफॉर्मल समिट, वुहान इनफॉर्मल समिट और जो चेन्नई का इनफॉर्मल समिट है, उसके जरिए दोनों देशों में एक क्लियर मैकेनिज्म है। दोनों देशों की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से जो दोनों आर्मीज है उनको डायरेक्टिव दिए गए हैं कि आखिर किस तरीके से अगर कोई मसला आपस में उनके बीच आता है तो किस तरीके से उस चीज को हल किया जाए। तो उसी मैकेनिज्म के तहत बातचीत हो रही है, बातचीत अभी जारी है। इसके बारे में जब जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ी, किन चीजों पे डिस्कशन हुआ, तो इसके बारे में आप अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। और साथ ही सुधीर, जिस तरह से हमने देखा कि कल भारत चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई और साफ तौर पर ये माना गया कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध और मौजूदा वैश्विक स्थिति को लेकर स्थिरता लाई जाएगी। काफी अहम रही थी। बिल्कुल। देखिए आंचल, एक चीज समझने वाली होगी कि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी जो स्थिति की डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों के जो संबंध है उनकी समीक्षा की गई और खासतौर पर इस चीज पर जोर दिया गया कि दोनों देशों के संबंध अहम हैं, इनको हमें आगे लेकर चलना है, साथ में लेकर चलना है। और अगर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो उसको एक जो मैकेनिज्म प्रोसेस है उसके जरिए इस चीज को हमें हल करना है। सबसे पहले खास बात यह है आंचल कि पहले इन चीजों से पहले किसी विवाद से बचना है। अगर परसेप्शन की वजह से एलएसी पे कोई चीज अगर उभरती है, यहाँ आंचल एक चीज समझने वाली ये भी होगी कि जो एलएसी का जो लंबा इलाका है वो टेरेन जो है वो काफी खराब है, काफी पहाड़ी इलाका है जो तो उसमें एक डिमार्केशन प्रॉपर नहीं है कि किस जगह जो है एलएसी का क्लियर डिमार्केशन नहीं है। और यही वजह है कि जब चाइनीज और भारतीय सेना दोनों जब पेट्रोलिंग इस इलाके में कर रही है तो कई बार इस तरीके की स्थिति उभरती है कि दोनों जो पेट्रोलिंग टीम्स है वो एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और दोनों अपने परसेप्शन के आधार पर, दोनों की जो जानकारी है उसके आधार पर दोनों अपने एरिया के आधार पर पेट्रोलिंग जारी रखती है। तो ऐसे में अगर एक दूसरे के सामने आती है तो फिर तनाव की स्थिति आती है और ऐसा ही इस बार कुछ हुआ है। तो इस तनाव से आखिर निपटा कैसे जाए, चूंकि एक बार तनाव एक बार ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है अब, तो कोशिश ये की जा रही है कि इससे पहले जो
कि जो स्टेटस को की स्थिति है उसको वापस लाया जाए। दोनों देश इस चीज पर बातचीत कर रहे थे, पहले भी कुछ दौर की वार्ता हुई है निचले स्तर पर, अब ये लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर वार्ता हो रही है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दोनों देश आपस में जो चीजें सामने रखते हैं, किस तरीके से जो पूरी स्थिति पर विचार विमर्श करते हैं और आगे समाधान की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही सुधीर, जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो ये वार्ता हो रही है, इसमें साफ तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और साथ ही साथ आकांक्षाओं का सम्मान करना होगा। जिस तरह से हमने कल देखा, जो द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी यही बात निकल कर सामने आई। बिल्कुल अचल, देखिए ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों के जो एस्पिरेशंस हैं उनका सम्मान करना होगा, तभी चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ जाएंगी। अगर कोई भी एक पक्ष अगर जबरदस्ती तौर पर अगर रिजिड रहता है तो एक सकारात्मक हल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिलहाल दोनों ही पक्ष लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि दोनों जो है बातचीत के जरिए इसका समाधान चाहते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जब इस लेवल की बात, इस लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दोनों पक्ष है वो आपस में बैठेंगे और एक दूसरे की जो चीजें हैं उनको आखिर बेहतरी से समझ पाएंगे। उसके बाद से आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। असल एक चीज और खास तौर पर समझनी होगी कि जब ऐसे माहौल में बातचीत रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से संवाद रखना जरूरी है, जिससे कि जो चीजें हैं एक दूसरे से कन्वे होती रहे और जो हल है, बेहतर हल है, उसकी तरफ बढ़ सके। जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान प्रोफेसर हर्ष वी पंत, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, वो भी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम जानते हैं कि सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आज भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। क्या लगता है किस तरह का मैकेनिज्म अपनाया जा सकता होगा जब हम इस गतिरोध को दूर करने की बात करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सम्मान, आकांक्षाओं को पूरा करने के पक्षधर हैं? देखिए आंचल जी, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो मैकेनिज्म्स अवेलेबल हों जिससे कि इस तरह की जब भी समस्याएं आए तो हम उनको दूर कर पाएं। पहले जब आपको याद होगा, जब डोकलम क्राइसिस हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहल की थी कि वुहान स्पिरिट के तहत इस तरह की समस्याओं को सॉल्व किया जाए, और उसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की बात की थी कि कैसे टॉप लीडरशिप जो दोनों देशों में है वो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दे मिलिट्री ऑफिसर्स को, लोकल लेवल कमांडर्स को, कि इस तरह के जो मतभेद हैं बाउंड्री के, वो बहुत बड़े ना बन जाएं। तो कहीं पर वो जो मैकेनिज्म्स हैं वो काम कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि कैसे लोकल लेवल जो लीडरशिप थी का कमांडर्स थे, उन पर जो बातचीत हुई वो जब बहुत सफल नहीं हो पाई तो हमने दूसरा मैकेनिज्म अपनाया है। हमने थोड़ा सा उसको सीनियर ऑफिसर्स की तरफ ले गए, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स दोनों को एंगेज कर रहे हैं इस समय, और आशा यही की जा रही है कि इससे एक सोल्यूशन सामने आए जो कम से कम एक रास्ता खोले कि जो गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को सुलझाया जाए। और मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि सबसे बड़ी इसमें जो बात होगी वो यही होगी कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की आशाएं, आकांक्षाएं, एक दूसरे के इंटरेस्ट और हित जो हैं, जो एक भारत और चीन के हित आपस में भी जुड़े हुए हैं, उनको समझा जाए, और किस तरह से जो मैकेनिज्म्स हैं वो और स्ट्रांग बनाए जाएं, जिससे जिस तरह के गतिरोध हमने अभी देखे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, वो आगे चल के और जटिल ना बन जाएं। क्योंकि समस्या यही बन रही है कि जो परेशानियां हैं उनको लोकल लेवल पर सॉल्व नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो अच्छी बात इसमें ये है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों साइड्स में, कि हम समय आने पर नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नए मैकेनिज्म्स हैं, उनको क्रिएट कर पाते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर हर्ष, ये कहा जाता है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं। तो ऐसे में किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके के साथ, स्थिरता के साथ, संतुलित संबंधों का सामंजस्य बिठाते हुए इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि तभी जो ये पूरी वैश्विक स्थिति है उसमें हम स्थिरता ला पाएंगे। देखिए, बहुत जरूरी है इस समय भारत और चीन दोनों के लिए, जबकि दोनों ही बहुत बड़ी एक महामारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दोनों ही देशों के पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और जिनका डोमेस्टिकली, इंटरनली बहुत बड़ा एक रोल है इस समय। तो अगर ऐसे समय भी ये जो दो देश हैं एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो किसी के लिए फेवरेबल नहीं है। कहीं पर भारत और चीन मुझे लगता है पिछले कुछ दशकों से एक दूसरे के साथ इसी बात पर चर्चा करते आए हैं और इसी बात पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाते रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि हम अपने
जो नेबर्स हैं, हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको बदल नहीं सकते, हमको उनके साथ रहना है। ज्योग्राफी हम अपनी नहीं बदल सकते और इसके चलते जो भी हमारे गतिरोध हैं उनको इस तरह से सुलझाएं जिससे कि कोई दूरगामी एक परिणाम सामने आए। हमने पिछले कुछ दशकों में, हमने पिछले कुछ सालों में, खासकर अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें देखें, भारत अपने हितों के लिए खड़ा हुआ। भारत ने बार बार ये बात कही कि जो भारत की रेड लाइंस हैं उनको रिस्पेक्ट मिले, भारत के जो हित हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए। उसके साथ भारत एक सामंजस्य की नीति चीन के साथ अपनाने के लिए तैयार है और उसको रेसिप्रोकेट किसी हद तक हमने देखा जब चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ आए थे पिछले साल चेन्नई में, और जब प्रधानमंत्री उससे पहले साल गए थे वुहान में। उसका जो मैकेनिज्म एक तैयार हुआ था, एक खाका तैयार हुआ था, उसके चलते कहीं पर दोनों देश इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको अपनी जो समस्याएं हैं उनको डील करते हुए आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं बार बार न खड़ी हो, इसको सुलझाना पड़ेगा। और जो अभी समस्या सामने आई है उसमें यही लग रहा है कि जो हालांकि वो लोकल लेवल कमांडर्स की और डिफरिंग जो हमारे परसेप्शन है एलएसी के, उससे शुरू हुई, लेकिन वो ऐसे कगार पर पहुंची है जिससे कि हमको ऐसा सोल्यूशन निकालना है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस निकालने हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स निकालने हैं जिससे ये बार बार समस्या ना खड़ी हो, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मिले। और उसी मुझे लगता है जो अभी स्टेटमेंट दोनों देशों ने रिलीज किया और जो अभी वार्ता चल रही है उससे यही लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में हम अपनी नीति को ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से राजनयिक चैनल्स के माध्यम से बातचीत हो रही है, उम्मीद करते हैं कि जल्द गतिरोध दूर होगा। लेकिन साथ में जिस तरह से सेना की तरफ से ये बयान भी आया डॉक्टर हर्ष की जो आधारहीन रिपोर्टिंग है उससे बचना चाहिए क्योंकि काफी संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में आधारहीन रिपोर्टिंग करना इस तरह के मामलों में कभी भी सहायक साबित नहीं होता। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वहां पर क्योंकि किसी के पास, देखिए जो इन्फॉर्मेशन वहां पर लोकल कमांडर्स के पास है, लोकल ऑफिशियल्स के पास है और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके पास है, वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास उपलब्ध नहीं है। तो सब हवा में तीर चलाने वाली बात हो रही है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह की रिपोर्टाज आ रही है कि ये सेना ने यहाँ पर ट्रांसग्रेशन कर लिया, इस तरह की हाथापाई हो गई, ये हो गया, और किसने कितना किसी ने कुछ जमीन हड़प कर ली, लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो वहां पर वो जो एक मिस रिपोर्टिंग है और बड़ी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो हमको पता है कि इस जो समस्या है इसकी जड़ें कितनी जटिल हैं। ये 1962 से पहले की समस्या है जिसको कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं और समस्या वहीं की वहीं बनी रही। तो कहीं पर हमको इस बारे में थोड़ा सा मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं उससे आप भड़काए ना, उससे आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दें और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको ओवर इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन सरकारी सूत्रों के तहत आएगा वो इंटरप्रिटेशन इस मामले में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होगा क्योंकि उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन है इस समय। और आप जो भी असेसमेंट लगा रहे हैं, चाहे वो एलएसी की बाउंड्री का हो या सैन्य क्षमता का हो, दोनों तरफ वो सिर्फ एक गेस है, स्पेक्यूलेशन है। तो स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर अगर आप रिपोर्टाज करेंगे, अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे, उससे दोनों एक बड़ा जो माहौल है जो खराब हो सकता है और उसमें दोनों ही देशों को हानि हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष वी पंत, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। और सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब आइए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि केरल से है। केरल के पलक्कड जिले में गर्भवती हथिनी की हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपी को स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्लांटेशन वर्कर विल्सन को कल सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले से जुड़े 2 लोग अब भी फरार हैं। तो एक तरफ हम सबने केरल में गर्भवती हथिनी की नृशंस हत्या का झकझोर देने वाले जो दृश्य थे वो देखे, तो दूसरी ओर उससे अलग अरुणाचल प्रदेश से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। यहाँ सेना ने विलुप्त प्राय प्रजाति के एक डूबते हुए बाकिंग डियर की जान बचाई। पेट्रोलिंग के दौरान सेना के जवानों ने एक मादा हिरण को जिडिंग खो नदी में डूबते हुए देखा। नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद ये पता लगा कि हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, जिसके बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया गया।
दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट 27 साल के राहुल सोलंकी की हत्या से जुड़ी हुई है। 24 फरवरी को इस साल दयालपुर पुलिस स्टेशन इलाके में शिव विहार तिराहा के पास हुए सांप्रदायिक दंगे में राहुल की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। राहुल सोलंकी उत्तम नगर से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वेद मारवा का शुक्रवार को गोवा में निधन हो गया। वो 87 साल के थे। मारवा ने 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त के तौर पर काम किया और उन्होंने 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के तीसरे महानिदेशक के तौर पर भी सेवाएं दी। वेद मारवा मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के राज्यपाल भी रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेद मारवा के निधन पर उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि वेद मारवा जी को सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनका अटूट साहस हमेशा एक IPS अधिकारी के रूप में उनके करियर के दौरान बना रहा। सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रतिष्ठा एक बुद्धिजीवी की रही। उनके निधन से दुख पहुंचा है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स 8 जून को खोले जाएंगे, लेकिन उस दिन सिर्फ वहां की सफाई का काम होगा और परिसर को कीटाणु रहित किया जाएगा और 9 जून से आम लोग वहां जा सकेंगे। इसके अलावा केरल सरकार ने केंद्र की ओर से जारी मानदंडों का पालन करते हुए कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहना चाहिए। मास्क का उपयोग, साबुन के साथ हैंड वॉशिंग, जहां भी संभव हो सैनिटाइजर्स का उपयोग, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, तापमान की थर्मल जांच, रजिस्टरों का रखरखाव और अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट का इस्तेमाल करना चाहिए। खबर महाराष्ट्र से, जहां अनलॉक फेज के दूसरे चरण के तहत कुछ और छूट मिल गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र के तहत आने वाले शहर के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी पाबंदी के आवाजाही की अनुमति उन्हें मिली है। इससे पहले सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी ट्रैवल पास के आधार पर ही ये इजाजत थी। इसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें खुल गईं, जिसमें दुकानदार सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकानें खोल पाएंगे। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, बाजार में भीड़ न होने देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस को 30 जून तक फॉलो करना होगा। इसके तहत 30 जून तक एक दिन सड़क के एक तरफ दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ दुकानें खोली जा सकेंगी। गार्डन और ओपन जिम खोलने की मंजूरी भी है। हालांकि लोगों को 2 गज की दूरी के नियम जो हैं उनका पालन करना होगा। वंदे भारत अभियान के तहत कुवैत में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए वहां से एक विशेष विमान भारत के लिए उड़ान भर रहा है, जो दिल्ली से होते हुए भुवनेश्वर पहुंचेगा। उड़ान भरने से पहले कुवैत में एयरपोर्ट पर यात्रियों ने तमाम औपचारिकताएं पूरी की। इन सभी यात्रियों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। केरल में गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या की झकझोर देने वाली खबर के बाद उत्तराखंड से गजराज और इंसानी संबंधों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। राज्य के राजाजी नेशनल पार्क से सटे इंसानी आबादी वाले इलाके में हाथियों को संभावित खतरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है। इंसानी आबादी से उन्हें दूर रखने के लिए साउंड सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क से सटे आबादी वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों को बचाने और मानव वन्य जीव के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है। वहीं रेलवे ट्रैक पर भी इन दिनों हो रहे हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए हरिद्वार से रायवाला के बीच रेलवे सोलर फेंसिंग लगा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जंतु प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बीच में ट्रेन का संचालन बंद था, लेकिन अब ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही भी देखी गई है। इसके लिए रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पार्क कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी भी जारी है। वहीं हाथियों के कॉरिडोर को चिन्हित करते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास सोलर फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया गया है।
इससे बीट से संबंधित है, जो रेलवे ट्रैक गुजरता है, वो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, इन सबको निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार रेंज के क्षेत्र अधिकारी अजय सैनी का कहना है कि रानीपुर बीट पर करीब 5 किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग लगाई गई है। सोलर फेंसिंग करने के बाद काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं, जिससे वन्य जीव विशेषकर हाथियों की आबादी क्षेत्र में चहलकदमी कम हुई है। इस बार उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाथियों की गणना की जा रही है। 6, 7, 8 जून 2020 में ये गणना की जाएगी, 3 दिन की जाएगी। पूरे प्रदेश में गणना की जा रही है हाथियों की। इसमें मुख्य रूप से जो इसकी तरीका है, ये बेसिकली है टोटल काउंट और डायरेक्ट साइटिंग के आधार पर गणना की जाएगी। गौरतलब है कि हरिद्वार देहरादून के बीच कासरो रेंज में हनी बी साउंड सिस्टम लगाया गया है। ट्रेनों की आवाजाही पर साउंड सिस्टम शुरू करने से ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलती है। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से हाथियों की गणना का कार्य 6 जून से शुरू किया जा रहा है। पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद से 3 दिन हाथियों की गणना की जाएगी। वर्ष 2015 की गणना के अनुसार पूरे प्रदेश में हाथियों की संख्या 1797 थी। वन संरक्षकों के मुताबिक 12 वन प्रभागों में फैले हाथियों के वास स्थलों में हाथियों की गणना की जाएगी। रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम फिट इंडिया को अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भी अपनाया है। विभाग एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 10 देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों को लॉन्च करेगा। अपने देश के कुछ ऐतिहासिक खेल जो करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद। देखिए भारत के इंडिजिनस स्पोर्ट्स और चलिए एक रोचक सफर पर हमारे साथ। इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया कमिंग सून। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।